यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा थॉट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि जो प्रीलिम्स 2023 हुआ था उस पेपर की बहुत अच्छी समझ आपके अंदर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पूछने का ढंग पिछली बार से पूरी तरीके से बदल दिया है। इसकी झलक उसने 2022 में भी थोड़ी-सी दी थी, वहाँ 7 क्वेश्चंस उस तरीके के आए थे। पहले आप जानते हैं किस तरीके से ऑप्शन सेट होते थे 1 एंड 2, 1, 2, 3 इस तरीके करके, लेकिन अब ऑप्शंस यूपीएससी पूरी तरीके से अलग तरीके से सेट कर रहा है कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन स्टेटमेंट्स वाले, जहाँ पे पावर ऑफ एलिमिनेशन का जो इस्तेमाल है वो ज़ीरो हो गया है। अब आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में समझ होनी चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएँगे। और ऐसे करीब 65 क्वेश्चंस पूछ लिए गए 2023 में, जिसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी आगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी अच्छी समझ हो आपके अंदर। फ्रेंड्स, इस क्लास में जो हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए 4 तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। एक सिंगल स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस में सिंगल स्टेट में रहेंगे, कुछ डबल स्टेटमेंट वाले होते हैं, कुछ ट्रिपल स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, कुछ में 4 एंड मोर स्टेटमेंट्स आते हैं। तो हम एक-एक करके अलग-अलग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस ये है कि आपने जो भी पढ़ाई कर रखी होगी, उस बेस पर जो भी आपका नॉलेज होगा, उस बेस पर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे। आपको जो भी मार्क्स आ सकते थे उस बेस पर, उसमें 20 टू 25% मार्क्स की बढ़ोतरी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज होती है, लेकिन जानते हुए कन्फ्यूजन की वजह से एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो ऑप्शंस के बीच कोई कन्फ्यूजन बना ना रहे और जो भी आप जानते हैं, उसको भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर सकें, ये दूसरा पर्पस। और तीसरा जो सबसे बड़ा पर्पस है, वो ये कि आपको एक ऐसा स्किल सिखाना कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको डायरेक्टली नहीं पता होता है आंसर के बारे में, तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना नॉलेज के। तो फ्रेंड्स, आइए अभी नेक्स्ट, आप जानते हैं जैसा कि मैंने कहा कि 2023 प्रीलिम्स पर बातें करनी है, तो हम सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं। सेट डी का जो है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, हम बात करेंगे 93, क्वेश्चन नंबर 93। अभी हम लोग सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर बातें कर रहे हैं। 2021 क्वेश्चंस पर हम लगभग बातें कर चुके हैं सिंगल स्टेटमेंट वाले, और सारे को आपने देखा है कि हमने जो सॉल्व किया है वो सारे थे, ज़्यादातर जो है ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना होता है, एक ही आंसर होगा, कोई दूसरा अथी नहीं हो सकता, तो आपको सीधा उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने बिना नॉलेज के सॉल्व किया है। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया है। कैसे आप सोचेंगे अलग तरीके से कि आप आंसर तक पहुंच पाए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको चैलेंज दूं कि बिना नॉलेज के इसको सॉल्व करना है आपको अपनी समझ के आधार पर, तो क्या आप कर सकेंगे? अगर कर सकेंगे, दूसरा एक और बात है इसमें, आप जो करें, जिस बेस पर करें, वो बेस मजबूत होना चाहिए कि आपकी जो सोच है वो सही दिशा से होकर जा रही है। ऐसे नहीं हवा में कि आपने बस उसको सॉल्व कर लिया, हवा में नहीं, तुक्का लगा कर नहीं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से सोच कर सही तरीके से। हाँ, भले इसमें आपको नहीं पता है, लेकिन आपने जो सोचा है वो सही तरीके से सोचा है, तब आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग इस पर बातें कर सकते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर आइए हम लोग करते हैं। पॉलिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने बहुत क्वेश्चंस पर रिसर्च की है। एक बात समझ में आई है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं, इन्हें जब आप सॉल्व करें, तो जैसा कि पेड़ होता है कि आप जड़ से ऊपर की तरफ जाते हैं,
तो पॉलिटी के क्वेश्चंस हमेशा आपको जड़ पकड़कर सॉल्व करने चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और वहाँ से आप आगे बढ़ते रहिए और जहाँ भी उसका आंसर आपको मिले, तब उसको पकड़िए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप शुरुआत करें। एकदम एग्ज़ैक्ट उसी पर ना आएँ और समझ के आधार पर पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादातर सॉल्व होते हैं। इसमें नॉलेज का इस्तेमाल बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो उसे भी आप समझ के आधार पर चेक कर लें, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन नंबर 93 इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसका चीफ पर्पस है। एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में इस चीफ शब्द को हाईलाइट किया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन मकसद क्या था, चीफ मकसद क्या था। और ये 4 ऑप्शंस दिए गए। अब इससे पहले कि हम ऑप्शंस पर आए, अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही कि इसका मकसद क्या था, तो जड़ अगर हम अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें तो क्या रहा था, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर क्या करना चाह रहे थे उस वक्त। अंग्रेजों का शासन यहाँ था, अंग्रेज अब भारत छोड़ के जा रहे हैं, और अंग्रेजों से जब हम मांग करते भी थे कि हमें अपना संविधान बनाने दिया जाए, तो क्यों? क्योंकि भारत के लोग चाहते थे कि भारत भारतीयों के द्वारा शासित किया जाए, मतलब हम अपना गवर्नमेंट बनाना चाह रहे थे, अपना गवर्नमेंट बनाना चाह रहे थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी, कई लोगों ने मिलकर चीज़ें डिसाइड करना शुरू किया कि क्या कैसे होना चाहिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, हमारा कोर्ट बनाया गया, हमारी लेजिस्लेचर बनाई गई, हमारी एग्जीक्यूटिव बनाई गई। तो ये अलग अलग बनाया गया और लोग विचार कर रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना। तो ये क्या है, ये क्या है, क्या डिसाइड हो रहा है वहाँ पे कि काम किस ढंग से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मीन्स इन चीज़ों की बात हो रही। इस जो हमने ये सोच बनाई है, इससे जो सबसे ज़्यादा मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस हमारा हम जो अलग अलग तरीके के कानून बनाएंगे, जो जरूरी कानून बनाएंगे, उन कानूनों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिसाइड करेगा। अब देखिए, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, क्या देश सिर्फ कानूनों से चलता है? क्या या मैं बात करूं अभी की ही, आप सोचिए, तो क्या सिर्फ कानून 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 कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात होती है, सिर्फ कानूनों की बात हो रही है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानूनों की ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन कानूनों की ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है? अभी नेताएं बनते हैं, सब अपना अपना पॉलिसी लेके आते हैं, अपना अपना कानून लेके आते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड कर रहा होता तो सब एक जैसा क्यों नहीं बना लेते? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के वो बनाते हैं, लेकिन सबके कानून अलग अलग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं करता, वो रूल डिसाइड करता है कि हाँ, आप इस तरीके से जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इस तरीके से आप अपना बनाइए। तो सबके तो अलग अलग हैं, तो ये तो नहीं हो सकता उस आधार पर देखें तो। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट। ये क्या करता है कि पॉलिटिकल ऑफिस जो बने हुए हैं, इनके निर्माण में और गवर्नमेंट का निर्माण करने में सहायता करता है, ये वो करता है। तो आप बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस और गवर्नमेंट बनाने की ही बात की गई है? कोर्ट बनाने की बात नहीं की कही गई क्या? उसमें तो कोर्ट भी है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑफिसेस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर, और भी बहुत चीज़ें नहीं है क्या? ब्यूरोक्रेसी नहीं है क्या? तो क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है? आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके हाथ में आपको बताया जाए, आपको कहा जाए कि एक देश का संविधान बनाइए, कुछ रूल्स बनाइए, तो आप क्या कहेंगे उसमें? बस यही करके छोड़ देंगे कि ये जो भवन है, इसमें ये नेता जो बैठने वाले हैं, इसका ऐसा ऑफिस होगा।
और ये ऐसी गवर्नमेंट होगी। तो क्या बस यही बना के छोड़ देंगे और काम बन जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। उस आधार पर तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। और जो हमने विचार डेवलप किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे तो ये बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। सी इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है आगे जाकर, हमें अपना गवर्नमेंट बनाना था, उसके पावर को, उनके पास क्या शक्तियां होंगी, वो बता रहा है और उसका लिमिट भी डिसाइड कर रहा है। यही तो हमने निकाल के लाया था ना, कि कैसी गवर्नमेंट होगी। हमने डेमोक्रेसी लाई, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं, संविधान यही तो बताता है। एक ही और ये भी बातें होती हैं कि आप उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। जो संविधान बना है आपको उसके अंदर काम करना, मतलब वो एक लिमिट तो डिसाइड कर रहा है ना। तो आप जड़ की बात करेंगे, जहाँ से संविधान की शुरुआत हुई थी, उसका जो मूल कारण था, अगर उसे देखेंगे तो ये उसको सबसे ज़्यादा फिट कर रहा है। फिर भी चौथा देख लेते हैं। इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये जस्टिस, इक्वालिटी और सिक्योरिटी सोसाइटी का जो है उसको बचाता है। तो क्या आप बताइए कि सिर्फ इसी 3 चीज़ की ज़रूरत है, और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है? प्रियम्बल के बारे में सोचिए, उसमें तो फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, और भी ना जाने कितनी-कितनी चीज़ों की बात की जाती है। तो क्या यही सिर्फ 3 चीज़ें हैं, इसी से बात बन जाएगा? तास क्या इन्हीं से देश पर पूरा देश चल जाएगा? सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा और चीज़ें नहीं बताएगा? तो आप देखेंगे कि ये भी फिट नहीं बैठ रहा उस सोच को। सबसे जो ज़्यादा फिट बैठ रहा है वो ये, कि इसमें देखेंगे आप, ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रही हैं, कि बस ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना। लेकिन ये जो बात कर रहा है, ये कि कैसा भी गवर्नमेंट बनाए, उसमें जो भी चीज़ें हों, उस पूरे का जो पावर है उसको डिफाइन करता है और उस पे पाबंदी लगाता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट जो सब कुछ समेट रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन वही तो करता है, सब कुछ समेट के चीज़ें बताता है कि क्या होंगी, क्या नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से सोचकर जब आप आंसर तक पहुँचेंगे, आपको अगर आता भी है, आपको पता है कि हाँ, यही होगा, और फिर भी उसमें थोड़ा-सा मान लीजिए कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तब तो चेक करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपको आता भी है, फिर भी मैं कहूँगा, आपसे सजेस्ट करूँगा कि एक बार थोड़े अलग तरीके से, इस तरीके से सोच कर कन्फर्म हो जाएँ कि जिसको मैं चुन रहा हूँ, वो उस सोच के आधार पर बाकियों से ज़्यादा सही है या नहीं। तब आप देखेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा, और बाद में कोई पछतावा नहीं रह जाएगा, ये डर नहीं रह जाएगा कि ये मेरा गलत होना है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, आगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।